हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी ने पढ़ाई की शुरुआत बहुत अच्छे से कर दी होगी। तो इसी महत्वपूर्ण समय में आपके लिए एक बहुत ही विशेष टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इस विषय को, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना बेटा। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित प्रश्न आ ही रहे हैं। बिल्कुल 100% आपकी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो अब जबकि ये हमें पता ही है कि इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं हमारी बोर्ड एग्जाम में, तो क्यों ना हम इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे दें। तो एंड तक मेरे साथ बने रहना ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप बहुत अच्छे से उत्तर लिखकर आ सको। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि क्या है नए और अप्रत्याशित विषय और किस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी हमने जाना है कि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिन पर या जिन विषयों पर हमें लिखने को आ सकता है और आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले से तैयारी करके रख लें, ये विषय आएगा, ये विषय आएगा, कुछ चुनिंदा विषय या टॉपिक्स हम पढ़ लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका नाम ही है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी का मतलब कोई भी टॉपिक आ सकता है। दीवाल घड़ी आ सकती है, चश्मा आ सकता है, रोड आ सकता है, कुछ भी विषय आ सकता है और उस पर आपको लिखना होगा। तो वो लेखन है कितना महत्वपूर्ण। आइए चलते हैं, करेंगे हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कि आखिर क्या है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, क्या है, किसे कहते हैं, साथ ही साथ क्या हो सकती है इसकी कोई तकनीक। क्या अप्रत्याशित विषयों पर लिखने के लिए कोई टेक्निक्स का प्रयोग हमें करना होगा तो बहुत अच्छे से हम लिख सकते हैं। कैसे करें इसकी तैयारी, आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में। तो बस मेरे साथ आप बने रहना। देखो, ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी, जो कि हिंदी के कवि हैं। उन्होंने कहा है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। बस कहने का तात्पर्य कि अप्रत्याशित या ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में ना हमने सोचा हो, ना हम तैयार हो कि हमें इस विषय पर लिखना है, बस वही टॉपिक आपके सामने परीक्षा में आ जाएगा और उस पर हमें लिखना होगा। तो जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह तो लिखना है, क्योंकि जैसी हमारी भाषा होगी वैसी हमारी लेखनी भी चलेगी। तभी मैं हमेशा कहती हूं कि अपनी व्यवहारिक भाषा को इतना अच्छा बनाइए कि परीक्षा हॉल में जाकर आपको बहुत घंटों सोचने विचारने की आवश्यकता ना पड़े। जब अच्छे विचार, जब अच्छी वाणी हमारे साथ होगी तो परीक्षा में भी हम बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे। ठीक है, चलो तो हम चलेंगे कि जैसे मान लो आ जाए कि आपने पिछली फिल्म कब देखी थी, शायद हफ्ते भर पहले देखी हो या महीने भर पहले। तो जो भी फिल्म आपने देखी थी, क्या आपको बिल्कुल एक एक बात, एक एक सीन, एक एक दृश्य वैसा ही हूबहू याद है? नहीं होता है, नहीं होता है। सिंपल सी बात है, हूबहू कैसे याद रखा। 10 दिन बाद कुछ और याद होगा, महीने भर बाद फिर थोड़ा सा कुछ रह जाएगा, साल या कुछ सालों बाद हम कहेंगे हाँ एक फिल्म देखी थी उसमें ये था और ये था। हम 1 सेकंड में उस फिल्म की स्टोरी खत्म कर देंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे ही हमारी जो मेमोरी है या हमारी जो स्मरण शक्ति है उसमें से वो बोझिल होता जाता है, मतलब गायब होता जाता है। ठीक है, आपने पिछली फिल्म देखी थी, कब देखी थी, शायद हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले। देखने के बाद फिल्म के बारे में दोस्तों से बात भी की होगी और उन्हें बताया होगा कि अच्छी लगी या नहीं लगी, और अच्छी लगी तो क्यों लगी या बुरी लगी तो क्यों लगी, सब कुछ आपने बताया होगा। अब सोचिए कि क्या उस फिल्म के बारे में अपने ख्यालात को आप एक व्यवस्थित लेख की शक्ल दे सकते हैं। अब जो फिल्म आपने देखी, क्या आप उसको एक लेख के आधार पर, एक बिल्कुल वेल मैनर्ड तरीके से आप एक लेख लिख सकते हैं उस पर? यदि आप कहते हैं हाँ, बस इसी तरह से आपको लिखना होता है विशेष लेखन या अप्रत्याशित लेखन। अगर आपने फिल्म सिनेमा घर में देखी हो तो सिनेमा घर का पूरा माहौल आपके जहन में होगा। टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चलने वाली बतकही और ठेलम ठेल खाने पीने की चीजों के जगमगाते काउंटर्स, आगे की संभावित फिल्मों के चित्ताकर्षक पोस्टर, सिनेमा घर की लॉबी की अपनी खास महक वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी। क्या आप स्मृति और अनुभव में बसे उस सिनेमा घर को शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेर सकते हैं? अब आप कहेंगे हाँ, बस। तो
तो आपका ये जो खुद पर जो विश्वास है, आपकी स्मृति पर जो आपका यकीन है, विश्वास है, वही तो है आपकी लिखने की शक्ति, जो अप्रत्याशित विषयों पर भी आपको बहुत अच्छे से लिख सकती है। आपने आज सुबह का अखबार देखा होगा, पूरा ना भी देखा हो तो कम से कम खास खबरों पर तो एक नजर डाली ही होगी। उन खबरों को देखते हुए अपने समय और समाज की तस्वीर आपके सामने जो भी बनती है कि अरे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं। बस जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा, जो हमने सुना, क्या अब हम उसी बात को, उसी विचार को, उसी समाचार को, उसी फिल्म को एक व्यवस्थित लेख में लिख सकते हैं? यस, बस यही है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो कहने की जरूरत नहीं कि लेख की शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, यह सब ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल काम है। यदि नहीं भाई मैं लिख नहीं पाऊंगा यार, तू मुझसे सुन ले, बस मैं लिख नहीं सकता, अच्छे से मैं वाक्य निर्माण नहीं कर सकता, अक्सर हम सुनने में आता है, ठीक है। जिन विचारों को कह डालना हमारे लिए कतई कठिन नहीं होता, उन्हें लिखने में हमें बड़ा एक अजीब सी चैलेंज लगता है, अजीब सी चुनौती लगती है कि लिखेंगे कैसे। नहीं भाई लिखना नहीं है मुझे, हम अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों? होने को इसके अनगिनत कारण होंगे, पर एक कारण हमारे काम का है और वह है कि हम में से ज्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्त का अभ्यास ही नहीं करते। हम अधिकतर लिखने से बचते हैं, लिखने से जी चुराते हैं, या हम लिखना ही नहीं चाहते हैं। और जब कभी हमसे कुछ इस तरह के विषय के लेखन की बात कही जाती है, हम अपने आप को पीछे दे देते हैं, ठीक है। अभ्यास के हर मौके को हम रटंत पर होकर गवा बैठते हैं कि हमने जो भी पढ़ा है, कौन क्या सोचे, चलो जैसा लिखा है हम तो वैसा ही परीक्षाओं में लिख कर आएंगे। अब जब हम रटंत विद्या पर पूरा जोर देंगे तो हमारा विचार या हमारा जो मस्तिष्क है वो तो काम ही नहीं करेगा। फिर कैसे उसमें नए नए विचारों का आदान प्रदान होगा, कैसे उसमें नए नए थॉट्स उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हम तो जो है उसी को छापने पर लगे हुए हैं। रटंत का मतलब है दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने की कुटेव, बुरी लत। इस कुटेव का शिकार हो जाने पर असली अभ्यास या रियाज का मौका ही नहीं मिलता। जाहिर है लेखन का आशय यहाँ यांत्रिक हस्तकौशल से नहीं है। मतलब कोई भी, जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं या कुछ भी, उसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं से भी देख देख कर कुछ भी लिखे जा रहे हैं, हमने लिखा है। अरे हमने नहीं लिखा है, हमारा लिखा हुआ मतलब हमारे विचार, हमारे ही अपने अनुभव, तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये लेख हमने लिखा है। यदि हमने कहीं से हूबहू छाप लिया या यहाँ वहां के 2-4 आर्टिकल्स को मिलाकर एक आर्टिकल बना दिया, हम कहेंगे हमने लिखा है? नहीं, हमने फिर भी यहां से देख लिया, वहां से देख लिया और लिख दिया। तो ये नहीं है हमारे मस्तिष्क की कला, ये हमारे विचारों की उपज नहीं है। तो हम इससे हमेशा हमें बचना है, अर्थात लिखने से हमें कभी भी भागना नहीं है, लेकिन हाँ रटंत विद्या या कॉपी करने से हमें बचना होगा। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया निबंध के चिर परिचित विषयों के साथ आमतौर पर घटित नहीं हो पाती है। इसका कारण है कि उन पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है और हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाने के बजाय उसी सामग्री पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो हमारे पास दिया है किसी ने कि भाई हमें ये करना है, हाँ बस मैं भी ऐसे ही कर दूंगा। अब कोई कहे नहीं, आप जल्दी से एक बार पढ़ लो तुम, उसके बाद मैं ये बुक अपनी ले जा रहा हूं, बाकी तुम्हें अभी के अभी अपने विचार व्यक्त करके अपने विचारों को जोड़कर ये लिखना होगा। फिर तो हम कहेंगे अरे यार कैसे लिखेंगे भाई, प्लीज कुछ 2 घंटे के लिए दे दे, अच्छा मैं फोटोकॉपी करा लूं, ऐसे हम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों को, मतलब हम अपने जो विचार है मस्तिष्क में ढेरों, कई शब्दावली है, हजारों की गिनती में, अनगिनत, लेकिन हम उनका उपयोग करना ही नहीं चाहते। हम तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित ही नहीं होने देती। इसलिए जरूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए विषयों के लिखने पर अधिक ध्यान दें। तभी तो आपके जो पाठ्यक्रम है, आपका जो करिकुलम है, उसमें शामिल किया है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अब अप्रत्याशित विषय क्या होते हैं? ऐसे विषय जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं हो कि ये आ जाएगा, क्योंकि हम तैयारी करेंगे भी किसकी। अभी मान लो आपके परीक्षा में आने वाले हैं, आएंगे ही आएंगे,
तो अब ये नहीं दिया है कि आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो, इनका अभ्यास करो, ये वाले टॉपिक्स आएंगे, नहीं, कुछ भी आ सकता है। ये बात अलग है कि आप स्मार्टली यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, तो आपका बहुत सारा मटेरियल आपके पास होगा और वो बहुत सारे जो शब्द आप पढ़ोगे वो आपके मस्तिष्क में रहेंगे और परीक्षा में आप उसको लिख कर आ सकते हो। ठीक है, इसी तरह से लिखा है कि आपके सामने की दीवार, उस दीवार पर टंगी घड़ी, उस दीवार में बाहर की ओर खुलता झरोका, कुछ भी विषय हो सकता है। ऐसे विषय हो सकते हैं जिनमें के मुकाबले खुलापन थोड़ा कम या फोकस अधिक स्पष्ट हो, जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री बहुत जरूरी है, शिक्षा इत्यादि, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ जितने विषय एक झटके में सुझाव दिए गए हैं, जाहिर है वे बहुत अलग अलग प्रकृति के हैं और इसीलिए आपसे इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की ही होगी। ऐसा नहीं है कि हम जो एक ग्रामीण समाज पर आधारित एक लेख आ गया, अप्रत्याशित विषय आ गया कि गांव की शिक्षा पर एक लेख लिखिए, दूसरा एक आ गया है कि शहरी शिक्षा पर एक लेख लिखिए, तीसरा आ गया नगरीय शिक्षा पर एक लेख लिखिए। अब इन तीनों में अंतर तो होगा। ऐसा नहीं है कि भाई तू लिख रहा है ना, मुझे भी हेल्प कर देना या मुझे दे दे ताकि मैं परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर लूं, ऐसा नहीं है। तीनों में बहुत ही अलग अलग विचारों का समावेश होगा, अर्थात हमें पढ़ना तो है बहुत कुछ, अभ्यास हमें बहुत करना है ताकि हमारे मस्तिष्क में नए नए विचार उत्पन्न हो, हम नई शब्दावली से परिचित हों और अच्छे से हम लिख कर आ सकें। कोई विषय आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, कोई आपसे मांग करता है जो कुछ आपने देखा सुना है, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल होगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत बन जाएगा कि आप बताइए कि आप विगत या आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, अपनी यात्रा का वर्णन कीजिए, तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। या फिर आ जाएगा कि मान लीजिए आप अपने बचपन की कुछ ऐसी यादों को लिखिए जो कभी आप भूल नहीं सकते, तो ये संस्मरण में जाएगा। संस्मरण किसे कहते हैं? जो स्मृतियों पर बनता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत कुछ अलग अलग रहता है। हम उसे एक सामान्य नाम देंगे लेख, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम आप पर किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव दे रहे हैं। अप्रत्याशित विषय पर लेख लिखना है आपको। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप निबंध लिखिए, आप यात्रा वृत्तांत लिखिए, आप संस्मरण लिखिए। यदि कुछ एक श्रेणी में आपको बांध दिया जाता तो अब आप कहते हैं अरे यार अब वही सोचना पड़ेगा। यहां पर उन्होंने स्वतंत्र छोड़ा है आपको कि बस एक लेख लिखना है, विषय कोई सा भी दे सकते हैं। अब सवाल है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो तो क्या करना चाहिए? कहने की जरूरत नहीं है कि लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में बना ही नहीं है। ये तो विचारों की कलात्मक शैली है कि कितने अच्छे से हम विचारों को उत्पन्न करते हैं या हमारे मस्तिष्क में विचार आ जाते हैं और उन्हीं विचारों को हम शब्द रूप देकर या वाक्य रूप देकर एक लेख तैयार कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। वस्तुतः लेखन की रचनात्मकता का पूरा संबंध फॉर्मूले का वजूद ना होने की इसी सच्चाई से है। इसके बावजूद यहाँ कुछ ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं जो अचानक सामने आए विषय से मुखामुख होने में आपकी मदद कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बंधा बनाया स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई आपको इसी से संबंधित लिखना है, ऐसा ही लिखना है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ सुझाव हैं जो आपको अप्रत्याशित लेख में लिखने में बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। अव्वल तो यह ध्यान में रखें कि इस तरह के लेखन में विषय दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता, जिस पर चलते हुए हम एक कदम भी इधर उधर रखने की जोखिम नहीं उठा सकते। मतलब समझ रहे हो कि मान लीजिए दो खंबे हैं, उस पर एक रस्सी बंधी है, अब रस्सी पर हमें चलना है तो बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि हम यदि जरा सी भी नजर हटी और दुर्घटना घटी हो जाएगा। तो आप स्वतंत्र हैं अपने लेख को लिखने के लिए, आप स्वतंत्र हैं, आपको खुला छोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसी ढर्रे में जाएंगे और ऐसे ही आपको चलना होगा, ठीक है। वह तो खुले मैदान की तरह होता है जिसमें बेलाग दौड़ने कूदने और कुल्लाचे भरने की पूरी पूरी आजादी रहती है कि आप अपने विचारों को तोड़ जोड़ मरोड़ सब कुछ सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना होगा कि जो भी हमारा विचारों का तालमेल चल रहा है वो आपस में बंधा हुआ हो, तारतम्यता हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। दरअसल दिए गए विषय के सहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये लेख है। हाँ, अपेक्षाकृत स्पष्ट फोकस वाले विषय मिलने पर, जैसे मसलन टीवी धारावाहिकों में स्त्री, इस विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है।
इन पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तु स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत खुलापन रखने वाले विषयों पर अगर हम शर्ताधिक कोणों से विचार कर सकते हैं तो उनसे भिन्न किंचित केंद्रित प्रकृति के विषयों पर विचार करने के कोण स्वाभाविक रूप से थोड़े कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इतना तो तय है कि किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के जहन में कई तरीके से सोचने की विचार या प्रवृत्ति आती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आदित्य से, आदित्य गुप्ता, हाँ आप अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनते हैं और अपने कमेंट भी आप देते हैं, तो मान लीजिए आदित्य गुप्ता हैं और मैंने उनको कहा है कि आपको लिखना है बेटा एक मैदान में खेलते हुए खिलाड़ियों पर एक लेख। अब मैंने खेल में उसको बांधा नहीं है कि कौन सा खेल, ये आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया है कि आपको मैदान में खेलते हुए कुछ खिलाड़ियों मतलब बतौर दर्शक आपको लेख लिखना है। तो अब आप लिखेंगे। दूसरे को भी मैंने यही टॉपिक दिया, जबकि आपको पता नहीं है कि आपस में हमें सेम टॉपिक्स मिले हैं, लेकिन जब आपका लेख मैं देखूंगी, दूसरे का लेख भी मैं देखूंगी और आप भी आपस में अपने लेखों को देखेंगे या सुनेंगे तो दोनों के विचारों में भिन्नता नजर आएगी, क्योंकि सबका सोचने समझने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले 2-3 मिनट ठहर कर यह तय करें कि उनमें से किस कोण से उभरने वाले विचारों को आप थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। सबसे अच्छा सुझाव यही है कि जो भी विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे जिस भी विषय से लेकर, तो आपको यह सोचना है बेटा कि आप, मान लीजिए मैंने इस पर गया कि मैं बैठा हूं, मेरे सामने क्रिकेट का मैच चल रहा है। अब क्रिकेट की यदि अच्छी खासी आपकी जानकारी है आपके मस्तिष्क में तो बिल्कुल आप उसको आगे ले जाइए, लेकिन यदि मान लो आपने लिख दिया कि क्रिकेट चल रहा है और क्रिकेट के बारे में हमें जानकारी नहीं पता, तो हम क्या लिखते जाएंगे? बॉल फेंकी, बैट से मारी, एक ने कैच की, सब लोगों ने तालियां बजाई, यही हम लिख पाएंगे, तो वो उतना मूल्यवान नहीं लग पाएगा। ठीक है, ये तय कर लेने के बाद आप एक आकर्षक सी शुरुआत करके विचार करें। हाँ, ये ख्याल रहे कि यह शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी हो। जो भी आप शुरुआत करेंगे लेख की वो आकर्षक भी हो और निर्वाह हो, मतलब वो वैल्यूबल हो, वहां पर वो सटीक तरीके से उसी विचार, उसी विषय से विचारों का मेल हो रहा हो। समझ में आया? ऐसा ना हो कि आगे आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे इस प्रस्थान के साथ सुसंबद्ध और सुसंगत रूप में पिरो पाना आपके लिए मुमकिन ना हो। वही बात जो अभी मैंने बताई कि पहले सोच समझ लेना कि जो विचार आपके मस्तिष्क में उपजे हैं क्या उनको आप एंड तक बहुत अच्छे से ले जा रहे हैं। जितने भी मतलब शब्द सीमा दी जाती है, मान लीजिए 100 शब्द या 60 शब्द या 120 शब्द, जो भी शब्द सीमा दी जाएगी, तो उस शब्द सीमा में क्या आप उसी विषय से लेकर जो आपने विचार किए हैं उनको आप लिख सक रहे हो, अच्छे से लिख पाओगे, ये सब है। ठीक है, तो वो बहुत पहले आपको अच्छे से सोचना होगा। कौन से समय? जब जो आपका 15 मिनट का रीडिंग टाइम जो दिया जाएगा उसमें अच्छे से आपको पढ़ना है। इसलिए शुरुआत से आगे बात कैसे सिलसिलेवार बढ़ेगी इसकी एक रूपरेखा आपके जहन में होनी ही चाहिए। वस्तुतः सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का एक बुनियादी नियम है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, सुसंबद्धता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, खास तौर से जब विषय पर विचार करने की चौहद्दियां बहुत सख्ती से तय न कर दी गई हों, उस सूरत में सुसंबद्धता बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। सुसंबद्धता का अर्थ होता है कनेक्शन। जो आप कह रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, वो एंड तक उससे कनेक्टेड होना चाहिए, सुसंबद्ध होना चाहिए। जब चौहद्दियां सख्ती से तय कर दी गई हो तब बाहरी आरोपित अनुशासन ही विचार प्रवाह में कामोवेश आंतरिक संबद्धता कायम कर देता है। मतलब जब जो भी विचार हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमने सोचा है, उनको बहुत अच्छे से हमने शब्दों में पिरोकर वाक्यों में निर्मित कर लिया है, तो बिल्कुल हम बहुत अच्छे से किसी भी विषय पर लेख लिख सकते हैं। जैसे विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत है कि संबद्धता भी बनी रहे और साथ ही साथ सुसंगत भी होना चाहिए कि हाँ, उसका विचार से इसके विचार भी मेल कर रहे हैं। समझ में आया? आपकी कही गई बातें न सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हो बल्कि उनमें तालमेल भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुड़ी हैं, तालमेल कहीं नहीं है। तो खास तौर से यह ध्यान रखना होगा कि बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से हमें यह कार्य करना होगा। ठीक है,
अगर आपकी दो बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हों तो यह लेखन का ही नहीं किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है। यदि जैसे ऊपर की पंक्ति कुछ और कह रही है, नीचे की पंक्ति कुछ और कह रही है, दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं या उनका मतलब खंडन कर रही हैं, तोड़ रही हैं, तो ये लेखन ही नहीं, किसी भी कोई सा भी लेखन हो उसमें ये ऐसा दोष है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। सुसंबद्धता और सुसंगति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मोटा उदाहरण दिया जा रहा है। एक बहुत अच्छे से एक उदाहरण को देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आप लेखन लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। मान लीजिए मौसम की चर्चा करते करते आप एकाएक राजनीति पर बात करने लगे और ऐसा करने का कोई ठोस आधार या कारण, मसलन समानता के आधार पर कोई व्यंग करना या इन दोनों का कोई पारस्परिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट ना हो, तो आपकी बातों में संबद्धता का अभाव दिखेगा। आप कर रहे थे मौसम के बारे में, अचानक आ गए राजनीति पर। हाँ, कोई यदि कहीं से कोई कनेक्शन हो, कहीं से कोई तालमेल बैठ रहा हो, वो बात अलग है, लेकिन आप कर रहे हैं कि आज का मौसम कितना सुहाना है या आज का मौसम तो कल के मौसम से भी, मतलब मौसम की बात चल रही, और पता है राजनीति में ये हुआ। ये क्या है? मतलब आप लेख लिख रहे हैं या कहीं भी खुले आसमान में अपने विचारों को बस उड़ाए जा रहे हैं जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी खास दिन, समय और स्थान के मौसम को एक बार खुशगवार बताएं और दूसरी बार उबाऊ, तो आपकी बातें असंगत जान पड़ेंगी। एक बार आपने उसी लेख में मौसम को बहुत अच्छा बता दिया, फिर उसी लेख में उसी की तारतम्य करते हुए उसको उबाऊ बता दिया, तो ये भी मतलब असंगत लगेंगी। अब आप अपनी कही हुई बात को इस तरह खुद ही झुठला दें तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा? कि जो आप कह रहे थे उसी को आपने ही झुठला दिया तो कौन पढ़ना चाहेगा? कम से कम हम जो कह रहे हैं उसमें एकदम ठोस तरीके से, पूरा सटीक तरीके से सब कुछ व्यवस्थित तो हो कि हाँ, लगना चाहिए कि बात में वजन है। कहते नहीं भाई, इनकी बात में तो वजन है। कैसे रहता है? इनकी बात तो काफी मतलब मायने रखती है। कब रखती है? जब जिसके विचार और जिसकी बातें, मतलब मन, कर्म और वचन, ये तीनों चीजें जब बहुत अच्छी तरीके से सुमेलित होती हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की बात मानता ही है। इसलिए लेख चाहे वह संस्मरणात्मक हो या रेखा चित्रात्मक हो अथवा वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति हर लेखक को सचेत होना चाहिए। जब भी आपके समक्ष कोई भी विषय वस्तु आएगी, कोई भी टॉपिक आएगा अप्रत्याशित विषय पर लिखने के लिए, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक बेटा इन बातों का ध्यान रखना। वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती ही है, फिर भी सचेत न रहने पर संभव है ये गुण कहीं कहीं नदारद हो जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः निबंधों या आलेखों, प्रश्नोत्तरों में जहां मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहीं इस तरह के लेखन में मैं की आवाजाही बेरोक टोक चल सकती है। जैसे हम बात करें निबंध की या हम बात करें प्रश्नोत्तर की, यहाँ पर मैं शैली का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उससे उसकी इतनी मतलब महत्ता नहीं रहती है, नहीं किया जाता। परंतु यहाँ बात की जा रही हो लेख की या बात की जा रही हो अप्रत्याशित लेख की, तो मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें मैं शैली का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, यह विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी। जो भी लेख लिखा जा रहा है उसमें उसके वजूद की पहचान होगी। जैसे मैं लेख लिख रही हूं कि मैंने ये देखा, मैं अपने विचारों को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूं और अपने विचारों को मैं व्यक्त करते जाना चाहती हूं। ठीक है, अब आप उस बात को कब मानोगे, कब सुनोगे? जब आपसे भी वो कनेक्टेड हो रही हो, आपको अच्छी लग रही हो। ठीक, इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक ना माना जाता हो, यहां उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप मैं शैली का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके सामने कुछ नमूने पेश करें। सबसे पहले 3 नमूने एक ही विषय, जैसे दीवाल घड़ी पर, आपको याद है ना प्रीवियस वीडियो यदि आपने देखा है कि एक विषय दिया है आपको दीवाल घड़ी। अब यदि दीवाल घड़ी ही आपके अप्रत्याशित लेख का एक विषय आ गया है आपके समक्ष परीक्षा में, तो जितने भी विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे सबके लेख में भिन्नता होगी। किसी भी 2 विद्यार्थियों तक का लेख आपस में मेल नहीं खाएगा। हाँ, कुछ उसके भाव समान हो सकते हैं लेकिन लिखे गए विचार एकदम भिन्न होंगे।
विषय प्रस्तावित करने वाला यहाँ किसी तरह की चौहद्दी नहीं बांध रहा, वह आपको इस बात की छूट दे रहा है कि इस विषय के साथ आपके जहन में जो भी ख्याल उभर रहे उन्हें सुसंगत तरीके से आप शब्दबद्ध कर दीजिए। जैसे दीवाल घड़ी की उपयोगिता, दीवाल घड़ी का इतिहास, जैसे कोई विषय प्रस्तावित करता हो तो बात और थी, लेकिन साफ साफ दिया है कि सिर्फ दीवाल घड़ी। यदि आपके सामने आ जाता कि उपयोगिता पर लिखो, वो बात अलग थी। दीवाल घड़ी के इतिहास का लिखो तो आप उसी में मतलब एक तरह से बंध जाते आप, लेकिन सिर्फ दीवाल घड़ी दी। अब आपको वर्तमान में लिखना है, भूत में लिखना है, भविष्य में लिखना है, उपयोगिता पर लिखना है, इतिहास पर लिखना है, किस पर लिखना है ये आप पर निर्भर करता है। वहाँ ढीला ढाला ही सही एक बंधन होता और आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए लेखन करते, लेकिन यहाँ पर आपको स्वच्छंद छोड़ दिया गया है। यहाँ पर आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया है। जिस दिशा में जाकर जुगाली करना चाहते हैं कीजिए, जिस तरह से आपको लिखना है लिखिए। इन तीनों नमूनों को देखकर यह बात आपके सामने साफ हो जाएगी। देखो, जैसे दीवाल घड़ी ही विषय है और आपको दिया जा रहा है, और अब 3 तरीके से किस तरह से लेख लिख सकते हैं, किसी भी एक विषय पर किस तरह से हम 3 तरीके से लेख लिख सकते हैं, वो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है इस उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, जैसे है हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। हर तरफ भांति भांति की घड़ियां टंगी हैं। 12 बजने ही वाले हैं। ज्यों ही नायक कुछ कहना चाहता है और वह कुछ बड़ी ही मनीखेज है, घड़ियों की सुइयां 12 पर पहुंच जाती हैं और एक एक कर सारी घड़ियों से 12 बार घंटी बजने की आवाज आने लगती है। अब जो नायक कुछ कहना चाह रहा था वो वहीं पर रुक जाता है, नहीं कह पाया। अगले कुछ सेकंड्स तक ऐसा संगीतमय शोर गूंजता रहा कि नायक हकला कर चुप ही रह जाता है। घड़ियों ने मानो उसका मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है, कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील। ठीक है, समझ में आया? ऐसी कई स्मृतियां दीवाल घड़ी के साथ जुड़ी हैं। मेरे घर में जब पहली दीवाल घड़ी खरीद कर आई थी, वहीं अभी तक की आखिरी भी है, तो उसे टांगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह से लगा रहा, उसकी याद आते ही बेसाख्ता हंसी आ जाती। कोई कह रहा नहीं यहाँ टांगो, कोई कह रहा नहीं यहाँ टांगो। मतलब वास्तव में कुछ ऐसी स्मृतियां रहती हैं जो हमें अकेले में भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। कोई भी सीनरी हो, कोई भी वस्तु हो, नया यदि घर लिया है तो हम सब के सब नहीं नहीं यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ। बाकी कुछ दिनों बाद हम भूल ही जाते हैं कि हम क्यों इस बात पर इतना सब लोगों से कह रहे थे यहाँ नहीं यहाँ। तो ठीक यहाँ भी वही बताया है कि उसकी याद आते ही बेसाख्ता हंसी छूट जाती है। हम उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे। हर कोई भवन शास्त्र से लेकर सौंदर्य शास्त्र तक का विशेषज्ञ होने का दावा कर रहा था कि नहीं घड़ी तो यहाँ सही लगेगी। कोई कह रहा नहीं दिशा के अनुसार घड़ी तो यहाँ अच्छी होनी चाहिए, नहीं खूबसूरती भी तो दिखनी चाहिए, इतनी प्यारी घड़ी है, सबको नजर भी तो आना चाहिए। सबके अपने अपने विचार हैं। घड़ी यहाँ टांगनी चाहिए, नहीं वहां टांगनी चाहिए, कील ऐसी ठोकी जानी चाहिए, नहीं वैसी ठोकी जानी चाहिए। ये सारी बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रहीं और अंत में जब सर्वसम्मति से किसी फॉर्मूले के तहत काम संपन्न हो पाया, तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगे जाने की कोशिश की जा चुकी थी और उसके निशान भी छूट चुके थे। अगली दिवाली पर उन गड्ढों के भरे जाने तक दीवार घड़ी तारों के बीच चमकते धवल चांद की तरह स्थापित रही। चांद तो अब भी है पर तारे नहीं रहे। मतलब दिवाली आ गई है, अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग हो गई है, जो छेद बहुत सारे हो गए थे उनको कर दिया गया है ठीक। यह चांद ऐसा है जो तकरीबन सभी मध्यवर्गीय घरों में पाया जाता है। मेरी ही तरह उन घरों के बाशिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ ना कुछ यादें बसी होंगी। यह कितना अजीब है कि जो प्रतिक्षण समय के बीते जाने पर टकटकी लगाए रखता है, वही स्मृतियों के रूप में हमारे बीच समय को कहीं स्थिर भी कर देता है। पहला हमने कितना सुंदर सा पढ़ा ना, अप्रत्याशित विषय घड़ी, दीवाल घड़ी पर इतना सुंदर लेख, तो ये अब हमने पढ़ा है। लेकिन अब बेटा सुनो, यहां पर अप्रत्याशित विषयों पर जितने भी लेख हम पढ़ेंगे, जितने भी बातों को अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, और जो कि अभी मैं भी आपके लिए लेकर आ रही हूं, उन प्रश्नों को मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको इसी तरह के अभ्यास करते करते विचारों में आपके में बहुत सारा जुड़ाव आएगा। ठीक है, अब दीवाल घड़ी पर ही लिख रहे हैं। नंबर दूसरा है दीवाल घड़ी। अब देखते हैं, पहले हमने दीवाल घड़ी देख ली, अब देखो
वह मेरे ठीक सामने है। एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई कील दिखती ही नहीं। इसका मतलब यह है कि कील पर उसके टंगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन तर्कशास्त्रियों ने तो तर्क संगत अनुमान को भी प्रमाण की ही श्रेणी में रखा है। इसीलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिल्कुल निरापद है कि घड़ी कील के सहारे टंगी है। वह अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, पता नहीं कब से, लेकिन चल रही है। उसके कांटों में एक अनवरत चक्रीय गति है। चक्रीय वृत्त की ना कोई शुरुआत होती है, ना कोई अंत होता है। इस तरह इन कांटों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय अनादि अनंत है। घड़ी को दीवार के आसन पर बिठाकर मानो यही बताते रहने का जिम्मा सौंप दिया गया है कि समय लगातार बीत रहा है, पर खत्म होने के लिए नहीं। यह विरोधाभास सा लगता है ना, कि समय बीत भी रहा है लेकिन कभी खत्म ही नहीं होगा। किसी झुके हुए मर्तबान से लगातार पानी गिर रहा है, पर ना पानी कम होता है, ना ही मर्तबान खाली होता है। मर्तबान मतलब कोई भी बर्तन, ठीक है। गौर करें तो यह विरोधाभास नहीं है। समय अनंत है, पर हम सब का अपना अपना समय अनंत नहीं है, ठीक है। हमारे पास सीमित समय है, समय तो अनंत है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो हम खुश हो जाएंगे, वाओ कभी भी समय खत्म नहीं होगा, तो हम क्यों इतना कहते हैं कि अरे समय पर काम करो। बेटे, यहां पर बात यह की जा रही कि समय अनंत है, लेकिन हमारे जीवन के लिए अनंत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन तो नश्वर है, ठीक है। तो यहां पर घड़ी के चक्र में हर थोड़ी थोड़ी दूर पर जो लकीरें हैं, वे समय के कृत्रिम खंड ही सही, वे हमें बताती हैं कि हर इंसान का, हर चीज का और हर काम का अपना समय होता है। वह शुरू भी होता है और खत्म भी। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा सा बहुचर्चित जुमला, तो आपका समय शुरू होता है अब। याद होगा ना आपको। तो कैसे टिक टिक घड़ी चलती रहती थी और उसी नियमित मतलब समय सीमा के अंतर्गत उत्तर भी देना है, घबराहट भी है, उत्तर को भी सोचना है। कितना विरोधाभास वहां भी झलकता था। समय अनंत है, लेकिन हमारे जीवन में समय तो सीमित है। अब हम यहां पर हमने देखा, अब हम चलते हैं दीवाल घड़ी पर ही तीसरे उदाहरण की ओर। वह मेरे ठीक सामने एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई बिल्कुल स्थिर है, अपनी जगह पर, पता नहीं कब से, पर लगातार चल रही है। हिंदी में टिक 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 और अंग्रेजी में टिक टॉक। उसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर दोनों तरह के भाषी उसकी पदचाप को अपने अपने तरीके से सुनते हैं। कोई टिक टिक कहता है, कोई टिक टॉक कहता है। ठीक वैसे ही जैसे कुत्तों को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर अंग्रेजी समाज के लिए वह बाव बाव करता है और हिंदी समाज के लिए भीन भीन टिक टिक या टिक टॉक की पदताप के साथ लगातार जैसे भौं भौं करने लगता है कुत्ता। तो घड़ी का यहाँ पर बताया कहीं टिक टिक कहीं टिक टॉक की पदचाप के साथ लगातार चलायमान यह घड़ी सामने की दीवार पर एक खूबसूरत सी बिंदा के समान दिख रही है। कमरे के चारों दीवारों पर कहीं भी और कुछ नहीं है, ना कोई पेंटिंग ना कैलेंडर। ऐसे में इस गोलाकार घड़ी का वजूद सिर्फ उपयोगितावादी नहीं लगता, वह खूबसूरती के लिए भी है। दीवार की हल्की पीली रंगत के साथ उसका भूरा रंग एक नयनाभिराम कंट्रास्ट रचता है और उसकी अनथक चलती सुइयां दीवारों की स्थिरता के बीच एक जीवंत स्पंदन भी भरती हैं। बैठे रहने दीवारों की खामोशी और स्थिरता के बीच वह ऐसी दिखती है मानो कोई बच्चा चुपचाप की सजा निभा रहा हो, पर उसकी आंखें लगातार बोल रही हों। हाँ, वह बोल रही है, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में, बल्कि एक ऐसी जुबान में जिसे इस धरती पर रहने वाला हर समझदार इंसान समझता है। कुछ ज्यादा नहीं उसके पास कहने के लिए, वह तो सिर्फ इतना कह रही है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। किसी के जीवन में वक्त अनंत नहीं है जो कभी खत्म ही ना हो। हर एक के जीवन में सीमित समय है, बस वो बात अलग है कि हमें पता नहीं रहता, लेकिन परीक्षाएं हमें बता देती हैं कि आपका सीमित समय है। इस 3 घंटे में आपको परीक्षा देनी है, अपने लिखे गए उत्तरों को क्रॉस चेक भी करना है और अपने आप की जीत को निश्चित भी करना है, ठीक है। वह तो सिर्फ इतना कह रही है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है, भले इस घड़ी की सुइयां मेरी कलम के आकार से ज्यादा बड़ी ना हो, बस एक चीज अखरती है, लगाने वाले ने उसे ऐसी जगह लगाया है कि उसे देखो तो खिड़की की तरफ पीठ करनी पड़ती है। काश ऐसा ना होता। ये अपने अपने अनुभव है, ऐसा नहीं है कि किसी लेखक ने लिखा है और अब आप है तो वो लेखक, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आपको इसी तरह से वहां लेख लिखना होगा। आप अपने तरीके से स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से आप अपने विचारों को
इतने सुंदर तरीके से शब्दबद्ध करके वाक्यों में निर्मित करके लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। इन नमूनों से पहला मुख्यतः स्मृति पर आधारित है। दीवाल घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई उन्हें लेखक ने तरतीब दे दी। तरतीब देने के सिलसिले में ध्यान इस बात का रखा गया है कि वे स्मृतियां पाठक को दिलचस्प जान पड़े, साथ ही यथासंभव उन स्मृतियों से कहीं एक दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि वे किसी सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगे। दूसरा नमूना क्या दिखाता है? दार्शनिक मिजाज। यहाँ लेखक दीवाल घड़ी को देखता है, रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठकर कुछ ऐसी गंभीर प्रश्नों की ओर भी उन्मुख हो जाता है। उन्मुख होना मतलब उसकी तरफ सोचना, उसकी तरफ विचार करना, ठीक है, जो उस घड़ी के साथ एक क्षीण तंतु से जुड़े हुए हैं, नश्वरता। तीसरा नमूना मुख्यतः अवलोकन पर आधारित है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, कि क्या है, कैसा है। सामने की दीवार पर एक घड़ी दिखती है और उसकी खूबसूरती, गति, आवाज, टंगे होने का अंदाज, ये सारी चीजें लेखक की टिप्पणी का विषय बन जाती हैं। टिप्पणी में स्थिति का बयान करने के साथ साथ वह अपनी राय भी जाहिर करता है और इनके द्वारा अपने लेखन को सपाट विवरण बनने से बचाता है कि कोई क्या लिखे, दीवार घड़ी टंगी है, चल रही है, बस। अरे अपनी स्मृतियों को जोड़ो, अपनी सृजनात्मकता को लाओ और अपने विचारों में ऐसा मतलब कुछ रोचकता भी लाओ ताकि पढ़ने पर भी जो पढ़ेगा, जो पाठक जो चेक करेंगे, उनको भी इंटरेस्ट आए कि क्या विचार हैं, ठीक है। तरीके और भी हो सकते हैं, मसलन किसी ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न जैसे जातिवाद का जहर पर लिखना हो तो आप तथ्य और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपना सकते हैं। ये तरह तरह से विषय कोई सा भी आ सकता है बेटा, नाम ही है उसका अप्रत्याशित लेखन, जो हमने सोचा ही नहीं था, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था और वो विषय हमारे सामने आ गया परीक्षा में, ठीक। किसी खास जगह के दृश्य जैसे मेरे मोहल्ले का चौराहा को उकेरना हो तो आप कल्पना में उस दृश्य को उपस्थित मानकर चल कैमरे की तरह अनेक ब्यौरों को समेट सकते हैं। किसी प्रवृत्ति या चलन पर लिखना हो तो उसके गुणावगुण पर तर्कपूर्ण विचार भी कर सकते हैं। गुणावगुण मतलब गुण और अवगुण, उसकी अच्छाई और बुराई, कमियां, मतलब ये तरीके पिछले 3 नमूनों के लिए अपनाए गए तरीकों से जुदा है। जुदा मतलब अलग है। कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपने तरीके का चुनाव कर सकते हैं और लेख लिख सकते हैं। अगर आपके सामने विषय है जातिवाद का जहर, तो जाहिर है कि आप कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाएंगे। यह एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जो आपसे ठोस विश्लेषण और स्पष्ट राय की मांग करता है। यहां हम अपनी कल्पनाओं को नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हमने सुना भी है और विगत कक्षाओं में हमने पढ़ा भी है। चूंकि अभी हम 12वीं कक्षा में हैं तो हमने इतिहास में भी पढ़ा है, सुनते भी आ रहा है कि किस तरह से फिर जातिवाद का जहर समाज में घुला हुआ था, समाज 4 वर्णों में विभाजित था, वो सब कुछ है। तो ये हम कल्पना की उड़ान नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर जिससे हमारा और अच्छे से अभ्यास हो जाए। अधूरे वाक्यों को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। हम नया सोचने लिखने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें यह चुनौती जैसा लगने लगता है। पूरा करना है आपको वाक्य को। हम कुछ भी नया सोचने या लिखने की मतलब लिखने का अभ्यास क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ऐसा लगता है अरे यार मैं कैसे सोचूंगा, नहीं नहीं नहीं, तूने जो लिखा है, तुमने जो लिखा है वो मुझे दे दो। तो यहां पर हम कोशिश ही नहीं करते। दूसरा है लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास नहीं होता क्योंकि बताइए दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को ही याद करके उसी को रटंत आधार बनाकर हम लिखते चले जाते हैं ज्यों का त्यों। हमें अपने विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विषय में खुलापन थोड़ा कम हो और फोकस अधिक स्पष्ट हो। तो हमें अपने विचार प्रवाह को नियंत्रित भी रखना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे विचार आ रहे हैं हम लिखते जाएं। पहले हम उन विचारों को, विचार तो आएंगे, मन है 84 घोड़े के समान, ठीक है। तो यहां ये कहा गया है कि विचार तो कई आएंगे लेकिन उनको हमें कंट्रोल करना होगा, उन पर हमें नियंत्रण रखना होगा ताकि उन्हीं विचारों को बहुत अच्छे तरीके से हम उनमें वाक्यों का निर्माण करके लेख लिख सकें। लेखन के लिए सबसे पहली रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा लेखन सुसंबद्ध ढंग से और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। लेखन में मैं की शैली का प्रयोग होता है क्योंकि इससे लेख में आत्मनिष्ठता और लेखन के व्यक्तित्व की छाप आ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विषय में 200 से 300 शब्दों में लेख लिखिए। जैसे पहला है झरोखे से बाहर। अब झरोखा क्या होता है?
क्या कोई घर में एक छोटा सा झरोखा हो जिससे आवागमन देखते रहें, या पहले कहीं आपने पेंटिंग्स देखी होंगी जहां रानियां राजकुमारियां बैठी हैं और झरोखे से देख रही हैं बाहर की ओर। उनका इतना जैसे मान लीजिए झरोखा है छोटा सा जो घर के अंदर बना हुआ है, ये मान लो घर है, यहाँ पर वो बैठी हैं और सुंदर से यहाँ पर वो बाहर की तरफ देख रही हैं। ठीक है, सावन की पहली झड़ी, कितना सुंदर लगता है वो दिन जब फुहार या रिमझिम फुहार, सावन की पहली पहली बारिश होती है। इम्तिहान के दिन, परीक्षाओं के दिन, दिया और तूफान, मेरे मोहल्ले का चौराहा, मेरा प्रिय टाइम पास और एक कामकाजी औरत की शाम। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, उसमें बहुत अच्छे से हमने ये बात की थी। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, बिल्कुल मौखिक तरीके से सुन लीजिए कि झरोखे से बाहर होने की बड़ी पुरानी है कि पुराने समय में ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम सोचें तो प्राचीन काल में भी घरों में झरोखे हुआ करते थे जहां से बहुत सुंदर तरीके से देखा जाता था, और साथ ही साथ घर के ऊपर भी झरोखे हुआ करते थे जहां से सैनिक अपने शत्रुओं पर नजर रखने के लिए झरोखे का इस्तेमाल किया जाता था। तो झरोखे चले आ रहे हैं अति प्राचीन काल से। घरों में झरोखे होने की कहानी बहुत पुरानी है और पुराने और कच्चे मकानों में तो झरोखे का रहना अनिवार्य चलन था। इन झरोखे को रखने का भी अपना एक विशेष उद्देश्य था। गरीबों की झोपड़ी में झरोखे देखे जा सकते हैं। ये अलग बात थी कि झोपड़ियों के झरोखे बनाए नहीं जाते थे, बल्कि ये खुद ब खुद बन जाते थे। कभी बच्चों द्वारा हाथ मारकर घास फूस की जो टटकियां बंधी रहती उनको छेद कर दिया जाता, तो कभी इनमें से अपने आप प्रकट हो जाते। मनुष्य ने जब कच्चे घर बनाना शुरू किया तो धूप के आगमन और धुएं, जैसे अब चूल्हे पर खाना बनता था तो धुएं की निकासी के लिए भी घर जो खपरेल जो रहती थी ना, उसमें एक होल छोड़ा जाता था कि धुआं बाहर निकल सके। ठीक, ये भी झरोखे के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही साथ राजा महाराजाओं के राजमहल और पुराने ऐतिहासिक विशेषकर मुगल कालीन इमारतों में कई कई झरोखे बनाए जाते थे। इन झरोखों से झांकना बड़ा मनोहारी लगता था, क्योंकि बाहर की दुनिया भीतरी दुनिया से एकदम भिन्न होती है। झरोखों के अंदर की दुनिया सिमटी और संकुचित होती है, जबकि इनके बाहर की दुनिया चहल पहल भरी होती है। तो झरोखों से देखने का मतलब आनंद ही कुछ अलग होता है। जैसे अभी भी यदि हम बात करें, हम जहां रहते हैं, आप जहां रहते हैं, हम सब जहां रहते हैं, तो कहते हैं ना भाई लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, बाहर का नजारा दिखना चाहिए। भाई रहना तो हमें घर में, फिर क्यों? लेकिन ऐसा रहता है कि अब घर तो ऐसी जगह है कोई दिखता ही नहीं है, क्यों? हमें घर में ही तो रहना है। नहीं, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें अच्छा लगता है जब हम चहल पहल भरी दुनिया को देखते हैं। मध्यकाल में जब पर्दा प्रथा का अनुपालन अनिवार्य था, उस समय भी युवतियां, महिलाएं झरोखे के पास बैठ जाती थी। राजमहलों की महारानियां और राजकुमारियां भी इन झरोखे के पास बैठकर झांका करती थी, जैसा अभी हमने आपको बताया। तो इसके अलावा महल के ऊपरी भागों में बने झरोखे शत्रुओं से महल को बचाने के लिए भी झरोखे का इस्तेमाल किया जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के जीवन की अंतिम अभिलाषा पूरी करने में इन झरोखों का महत्व नहीं भुलाया जा सकता। जब उनके पुत्र ने उसे कैद, देखो, जब उसके पुत्र ने उसे कैद कर जेल खाने में डाल दिया था, किसकी बात की जा रही है? शाहजहां। तो शाहजहां ने अपने पुत्र से निवेदन किया कि जिस ओर ताजमहल है, जेल खाने की उस ओर की दीवार में झरोखा बनवा दिया जाए ताकि वह ताजमहल को देखता रहे। उसकी इच्छा पूरी की गई और वह ताजमहल को झरोखे से ही देखता रहता था। झरोखे हमें सीमित दुनिया में दीवारों की सीमाओं को लांघकर बाहर की रंगीन और उन्मुक्त दुनिया का रसास्वादन करवाते हैं, मतलब हमें आनंद दिलवाते हैं। ठीक है, तो झरोखे हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत सुंदर सा एक अनुभव रखते हैं। अब आया है सावन की पहली झड़ी, लगी आज सावन की फिर वो घड़ी है, झड़ी है। तो उसी सावन की झड़ी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से हवा में कितनी घुटन बढ़ गई है। बाहर तपता सूर्य, सब तरफ हवा में नमी की अधिकता जीवन दूभर बना रही थी। बार बार मन में भाव उठता कि हे भगवान, कुछ तो दया करो, इस तप्त धरा को शीतलता प्रदान करो। सूरज जैसे आग को गोले बरसा रहा है। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे सुबह आंखें खुली तो एहसास हुआ कि खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा भीतर आ रही है। उठकर खिड़की से बाहर झांका तो मन खुशी से झूम उठा। आकाश तो काले बादलों से भरा हुआ था। आकाश में कहीं नीले रंग की झलक नहीं। सूर्य देवता बादलों के पीछे पता नहीं कहां छुपे हुए थे। पक्षी पेड़ों पर बादलों के स्वागत में चहचहा रहे थे। मोहल्ले से सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद भी ले रहे थे। साथ ही साथ अचानक बादलों में तेज बिजली कौंधी और जोर से बादल गरजे। मोटी मोटी कुछ बूंदें टपकी और इधर इधर के लोग इधर उधर भागने लगे। घरों में बाहर पड़ा सामान भीतर रखने लगे और पल भर में ही बारिश का तेज सर्राटा आया और फिर लगातार झमाझम बारिश शुरू हो गई।
महीनों से प्यासी धरती की प्यास बुझ गई, पेड़ पौधों के पत्ते नहा गए, उनका धूल दूसरे चेहरा धुल गया। मतलब पूरी तरह से बारिश का जो मौसम होता है, बारिश में, पहली बारिश में क्या क्या होता है वही बताया है कि फिर हरी भरी दमक फिर से लौट आई। छोटे छोटे बच्चे बारिश में नहा रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे पर पानी भी उछाल रहे थे। छई छपा छई, कुछ ही देर में सड़कें, गलियां छोटे छोटे नालों की तरह पानी भर भर कर बहने लगी थी। कल रात तक दहकने वाला दिन आज खुशनुमा हो गया। 3-4 घंटे बाद बारिश की गति कुछ कम हुई और 5-10 मिनट के लिए बारिश रुक गई। ये थी सावन की झड़ी जो मन को आनंद दे गई। लोग बाहर निकले, पर इससे पहले फिर से बारिश शुरू हो गई और कभी धीमे तो कभी तेज। सुबह से शाम हो गई और बादलों का अंधेरा उतना ही है जितना कि सुबह था। मतलब पूरी तरह से अंधकार सा छाया हुआ है, लेकिन वो अंधकार लोगों को सुकून दे रहा है। रिमझिम बारिश आ रही है, घरों की छतों से पानी पनालों से बह रहा है। मेरी दादी अभी कह रही थी कि आज शनिवार को बारिश की झड़ी लगी है, ये तो अगले शनिवार तक ऐसे ही रहेगी। भगवान करे ऐसा ही हो, धरती की प्यास बुझ जाए और हमारे खेत लहला उठे। आषाढ़, सावन, ठीक है, ये ऐसे महीने हैं जब किसानों का पूरा पूरा जो प्रार्थना है या रुझान है वो बस ऐसा लगता है कि हे प्रभु कहीं मतलब अब बारिश करा दो, बहुत हुआ। अब हमारे खेतों को चाहिए पानी, भूमि को चाहिए नमी। वो भूमि जो आग की तरह तप रही है, सूरज आग के गोले बरसा रहा है, तो उस आग से या तपती हुई गर्मी से हमें राहत दो। ठीक है, चलते हैं आगे। इम्तिहान के दिन बड़े बड़े भी कांपते हैं इम्तिहान के नाम से। इम्तिहान छोटों का हो या बड़ों का हो, पर यह डराता सभी को है। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगी प्यारे विद्यार्थियों कि आप बिल्कुल मत डरना, अच्छे से परीक्षा देना, खुद पर भरोसा रखना, तैयारी अच्छे से करना। ठीक है, पिछले वर्ष जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा हमें देनी थी, तब सारा वर्ष स्कूल में हमें बोर्ड परीक्षा नाम से डराया जाता है। बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं, बोर्ड परीक्षा में हो, बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, अच्छे से पढ़ाई करो, खेलो मत, कूदो मत, मस्ती मत करो, बोर्ड बोर्ड बोर्ड। घर में भी बोर्ड क्लास में आ गए हो, अब ज्यादा मस्ती नहीं करना है, मतलब इस तरह से। और घर में भी इसी नाम से धमकाया जाता है। मनी मन हम इसके नाम से भी डरा करते थे कि पता नहीं इस बार इम्तिहान में क्या होगा। सारा वर्ष अच्छी तरह पढ़ाई की थी, बार बार टेस्ट देकर तैयारी भी की थी। इम्तिहान के नाम से भी डर लगता था। जिस दिन इम्तिहान था उससे पहली रात मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई। और पहला पेपर हिंदी का था और विषय पर मेरी अच्छी पकड़ थी, पर इम्तिहान का भूत सिर पर इस कदर सवार था कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होकर गया, स्कूल बस में सवार हुआ। हर रोज की तरह बस में हल्ला ही गुल्ला नहीं था, सब शांतिपूर्वक बैठे थे। मेरे वो मित्र जो अक्सर बस में कभी सीधे साधे बैठते ही नहीं थे, चुप बैठते ही नहीं थे, उनके हाथों में तक किताबें थीं, उनके हाथों में तक बुक्स थीं, वो पढ़ रहे थे। मैंने मनी मन अपने पाठों को दोहराना चाहा, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं, सब कुछ भूलता सा प्रतीत हो रहा था। मैंने अपनी पुस्तक खोली, पुस्तक देखते ऐसा लगा मुझे तो यह आती है। खैर, स्कूल पहुंचकर अपनी जगह पर बैठे, प्रश्न पत्र मिला, आसान सा लगा। ठीक समय पर पूरा पत्र हो गया और जब बाहर निकले तो सभी प्रसन्न थे, पर साथ ही साथ चिंता आरंभ हो गई अगले पेपर की। अगला पेपर गणित का था। चाहे 2 छुट्टियां थी, पर ऐसा लगता था कि ये तो बहुत कम समय है। वह पेपर भी बीता, पर चिंता समाप्त नहीं हुई। 15 दिन में सभी पेपर खत्म हुए, पर ये सारे दिन बहुत व्यस्त रखने वाले थे। इन दिनों ना तो भूख लगती थी, ना ही खेलने की इच्छा होती थी। इन दिनों ना तो अपने किसी मित्र के घर गया और ना ही मेरे किसी मित्र को मेरी सुध आई। इम्तिहान के दिन बड़े तनाव भरे थे और जैसे ही इम्तिहान समाप्त हुए, खुश तो हुए, लेकिन अब रिजल्ट आने की फिर चिंता लग जाती है। अब हम चलते हैं दिया और तूफान। तो मिट्टी का बना हुआ एक नन्हा सा दिया भी जलता है और रात्रि अंधकार से लड़ता हुआ उसे दूर भगा देता है, अपने आसपास हल्का सा उजाला फैला देता है। जिस अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सूझता, उसे भी मंद प्रकाश फैलाकर काम करने योग्य रास्ता दिखा देता है। हवा का हल्का सा झोंका जब दिए की लौ को पूरी तरह से, एक सेकंड रुकिए, मैं आपके लिए कलर्स और बोल्ड कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अपने आसपास हल्का सा उजाला फैला देता है। जिस अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सूझता, मान लीजिए बिल्कुल पूरी तरह से अंधकार हो, कहाँ हम है कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, तब हवा का हल्का सा झोंका तब दिए की लौ को
कपा देता है तो ऐसा लगता है कि इसके बुझते ही अंधकार फिर छा जाएगा और फिर हमें उजाला कैसे मिलेगा। दिया चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पर वह अकेला अंधकार के संसार का सामना कर सकता है। तो हम इस इंसान जीवन की राह में आने वाली कठिनाइयों का भी उसी की तरह मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? अर्थात हमें मुकाबला करना होगा। यदि वह तूफान का सामना करके अपनी टिमटिमाती लौ से प्रकाश फैला सकता है, तो हम भी हर कठिनाई में कर्मठ बनकर संकटों से निकल सकते हैं। ठीक है, बात की जा रही है दिया और तूफान। दिया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, महाराणा प्रताप ने सब कुछ खोकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ठानी थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नन्हे से दिए के समान जीवन की कठोरता का सामना किया। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए, जीवन में संघर्ष किया, पूरा जीवन ही उनका संघर्षमय रहा, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की और बाद में वो एक ऐसे सूर्य की तरह चमक गए कि पूरी दुनिया को रोशन कर दिया और विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया था। हमारे राष्ट्रपति कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की बात की जा रही है, जो विद्यार्थियों के लिए और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। अपना जीवन टिमटिमाते दिए के समान आरंभ किया था, पर आज वही दिया हमारे देश को मिसाइलें प्रदान करने वाला प्रचंड अग्निपुंज है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो स्ट्रीट लाइट के उजाले में भी पढ़ते थे, न्यूज वेंडर थे, आपको पता ही होगा ना, समाचार पत्र बेचते थे और अपने कर्म के प्रति इतने समर्पित, इतने डिवोटी कि उन मुश्किलें भी उनसे मुश्किल होकर भाग जाती थी। तो अपने काम के प्रति इतना हमें समर्पित रहना है कि जो परेशानी मुश्किल भी हो, हमसे परेशान होकर भाग जाए कि भैया यहां से तो चलो यार, यहां हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे मोहल्ले का चौराहा, अब चौराहा जहां हमेशा चहल पहल हो, जहां कुछ फ्रूट्स या फल फ्रूट वाले खड़े रहें, चाय का स्टॉल भी लगा हो, आवागमन हो, मतलब कुछ भी ऐसा ना लगे कि सन्नाटा सा छाया है, ऐसा ही दिया है मेरे मोहल्ले का चौराहा। मोहल्ले की सारी गतिविधियों का केंद्र मेरे घर के पास का चौराहा है। नगर की 4 प्रमुख सड़कें इस आर पार से गुजरती हैं, इसलिए इस पर हर समय हलचल बनी रहती है। पूरब से पश्चिम की ओर आने वाली सड़क रेलवे स्टेशन की ओर से आती है और मुख्य बाजार की तरफ जाती है, जिसके आगे औद्योगिक क्षेत्र है। रेलवे स्टेशन से आने वाली यात्री और मालगाड़ियों से उतरा सामान ट्रकों में भरकर इसी रास्ते से यहां से गुजरता है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली सड़क मॉडल टाउन और बस स्टैंड से गुजरती है। ठीक है, इस पर 2 सिनेमा हॉल तथा अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बने हैं, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। चौराहे पर फलों की रेहड़ियां, कुछ सब्जी बेचने वाले, खोमचे वाले तो सारा दिन जमे ही रहते हैं। क्योंकि चौराहे के आसपास घनी बस्ती है ना, इसलिए लोगों की वहां पर भीड़ भी जमा रहती है। सुबह सवेरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो उनसे भरी हुई बसें, रिक्शा सब गुजरती हैं यहाँ से। कुछ रिक्शा में तो नन्हे मुन्ने बच्चे गला फाड़ कर चीखते चिल्लाते हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। वे स्कूल नहीं जाना चाहते, पर जाने के लिए विवश कर रिक्शा में बिठा दिए जाते हैं। चौराहे पर लगभग हर समय कुछ आवारा मजनू छाप भी मंडराते रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं, कभी ताश के पत्ते खेलते रहते हैं, कहीं यहाँ वहां देखते रहते हैं। तो चौराहा हर तरह का चौराहा, वहां सब कुछ रहता है। मैंने कई बार पुलिस के द्वारा उनकी वहां की जाने वाली पिटाई भी देखी है, पर इसका उन पर कोई विशेष असर नहीं होता। वे तो चिकने घड़े हैं, कुछ तो दिन भर नीम के पेड़ के नीचे घास पर बैठकर ताश खेलते हैं। मेरे मोहल्ले का चौराहा नगर में इतना प्रसिद्ध है कि मोहल्ले और आसपास की कॉलोनियों की पहचान इसी से है कि हमारे मोहल्ले के चौराहा या जो भी चौराहा उससे वो हमारा एक पहचान बन गया है। मेरा प्रिय टाइम पास, अब टाइम पास करने के लिए सबका अलग अलग रहता है। कोई रीडिंग या पुस्तकें पढ़ के अपना टाइम पास करता है, कोई कुछ खेलने चला जाता है, कोई अपने मित्रों से बातें करके अपना टाइम पास करता है, कोई संगीत सुनकर अपना टाइम पास करता है, कोई गाने गुनगुना कर अपना टाइम पास करता है। यहाँ जो टाइम पास की बात की जा रही है वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी कैसे कि एक यहाँ पर जो है सज्जन जिन्होंने ये लेख लिखा है, उन्होंने अपना टाइम पास कैसे बनाया है। देखो, आज के आपाधापी से भरे युग, मतलब आपाधापी मतलब भाग दौड़, किसके पास फालतू समय है, मतलब किसी के पास फालतू समय ही नहीं है। पर फिर भी हम लोग मशीनी मानव तो है नहीं, कभी कभी अपने लिए निर्धारित काम धंधों के अतिरिक्त कुछ और भी करना चाहते हैं। इससे मन में सुकून प्राप्त होता है और लगातार काम करने से उत्पन्न बोरियत दूर हो जाती है। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है, इसलिए उनका टाइम पास का तरीका भी अलग होता है। किसी का टाइम पास होता है टीवी देखना, सिनेमा देखना, उपन्यास पढ़ना, इधर उधर घूमना, खेती बाड़ी करना, लेकिन
जो इनका टाइम पास है, मतलब जो मेरा टाइम पास है वो विंडो शॉपिंग है। जब कभी काम करते करते मैं ऊब जाता हूं, कोई काम नहीं रहता, तो मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता हूं बाजार की तरफ, और वहां देखता हूं, खरीदना कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पर रखे हुए सभी सामानों को देखता हूं। कभी जाता हूं शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर की संख्या काफी बड़ी है, दुकानों की शो विंडो सुंदर ढंग से सजे संवरे सामान ग्राहकों को लुभाने के लिए रखे रहते हैं। नए नए उत्पाद, सुंदर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, नया सामान, तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामान, सब कुछ रहता है चारों तरफ। मैं इन सजी सबरी दुकानों की शो विंडोज को ध्यान से देखता हूं, मन ही मन खुश होता हूं, उनकी सुंदरता और उपयोगिता की सराहना भी करता हूं। जिस वस्तु को मैं खरीदने की इच्छा करता हूं उनके सभी के टैग्स देखता हूं, मतलब जो लिखा है उन पर रेट वो भी देखता हूं, और मन में सोच लेता हूं कि इसे तब खरीदूं जब मेरे पास खरीदने के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे होंगे। ठीक है, ऐसा कहने से मेरी जानकारी बढ़ती है, नए नए उत्पादों से संबंधित ज्ञान भी बढ़ता है, और मन नए नए सामान लेने की तैयारी करता है। इसलिए मैंने इसको ही मेरा टाइम पास करने का एक बड़ा मतलब बना लिया है, जिससे मेरा ज्ञान वर्धन भी होता है और मैं अपने बहुत अच्छे से समय को भी बिता लेता हूं। अब एक कामकाजी औरत की शाम, एक कामकाजी महिला जो घर, परिवार, बच्चे और साथ ही साथ अपने कर्म को भी प्रधानता देते हुए सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। हमारे देश में मध्य वर्गीय परिवारों के लिए अति आवश्यक हो चुका है कि घर परिवार को ठीक प्रकार से चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को धन कमाने के लिए काम करें, और इसलिए समाज में कामकाजी औरतों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कामकाजी औरत की जिंदगी पुरुषों की अपेक्षा कठिन है। वह घर बाहर एक साथ संभालती है, घर का भी, बच्चों का भी और साथ ही साथ बाहर का भी। उसकी शाम तभी आरंभ हो जाती है जब वह अपने कार्यस्थल से छुट्टी के बाद बाहर निकलती है। वह घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में आने वाली रेहड़ी या बाजार से फल सब्जियां खरीदती है, छोटा मोटा किराने का सामान लेती है, लती फती घर पहुंचती है। तब तक पति और बच्चे भी घर पहुंच चुके होते हैं। दिन भर की थकी हारी औरत कुछ आराम करना चाहती है, पर उससे पहले चाय तैयार करती है। यदि वह औरत संयुक्त परिवार में रहती है तो कुछ और तैयार करने की फरमाइशें भी उसे पूरी करनी होंगी कि भाई अभी आज हमें ये खाना है तो हमें ये खाना है, इन सबको भी उसको देखना होगा। चाय पीते पीते वह बच्चों से, बड़ों से बातचीत करती है। यदि उस समय कोई घर में मिलने जुलने वाला आता है तो सारी शाम आगंतुकों की सेवा में भी बीत जाती है जो आने वाले हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तभी उसे फिर से बाजार या कहीं और जाना पड़ता है, और साथ ही साथ घर के लोगों की फरमाइशों को भी पूरा कर सके। लौटकर बच्चों को होमवर्क कराने में सहायता करती है, फिर रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। कभी कभी उसे आस पड़ोस के घरों में भी औपचारिकताएं निभानी होती हैं, और मतलब ये पूर्णतः या निष्कर्षतः ये कहा जाता है कि जो कामकाजी महिलाएं रहती हैं वो अपने आप को भी हिट और फिट रखती हैं, क्योंकि ना केवल उनको घर, परिवार या बच्चों को ही संभालना है, बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से उनको परचम लहराना है। और ऐसा होता है, हर एक क्षेत्र में महिलाएं झंडा लहरा रही हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। घर से स्कूल तक के सफर में आज आपने क्या क्या देखा और अनुभव किया, लिखें और अपने लेख को एक अच्छा सा शीर्षक दें। जैसे ही आप घर से स्कूल की ओर गए, वहां आपने क्या देखा और किस तरह से आपको कुछ अच्छा दिखा, या जो भी आपने अच्छा बुरा जो भी देखा उसको आपको एक टाइटल या शीर्षक भी देना है। बेटा अक्सर कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं कि शीर्षक को वो शिक्षा समझ लेते हैं। शीर्षक को अंग्रेजी में टाइटल कहते हैं। ठीक है, मैं घर से अपने विद्यालय जाने के लिए निकली। आज मैं अकेली जा रही थी क्योंकि मेरी सखी नीलम को ज्वर आ गया था। ज्वर मतलब होता है बुखार। विद्यालय मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर है। रास्ते में बस स्टैंड भी पड़ता है। वहां से निकली तो बसों का आना जाना जारी था। बचते बचाते निकल ही रही थी। ठीक है, सामने एक बस से टकराकर एक व्यक्ति बीच सड़क पर गिर गया। मैं किनारे पर खड़ी होकर देख रही थी। उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाने की कोई भी कोशिश ही नहीं कर रहा था। मैं साहस करके आगे जा रही थी। एक बुजुर्ग ने मुझे टोक कर कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? वह तो मर गया लगता है, हाथ लगाओगी तो पुलिस के चक्कर में पड़ जाओगी। मैं घबरा कर पीछे हट गई और सोचते सोचते विद्यालय पहुंच गई कि हमें क्या हो गया है जो हम किसी के प्रति अपनी हमदर्दी भी नहीं दिखा सकते। आखिर ऐसा क्यों कि किसी की सहायता या किसी की जान को बचाने के लिए भी हमें व्यर्थ के पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है कि आपने आसपास की किसी ऐसी चीज पर एक लेख लिखिए जो आपको किसी वजह से वर्णनीय प्रतीत होती हो। वह किसी कोई चाय की दुकान भी हो सकती है, कोई सलून भी हो सकता है, कोई खोमचे वाला भी हो सकता है, या किसी खास दिन पर लगने वाला हाट बाजार भी हो सकता है। तो पानी के नाम पर बिकता जहर, गर्मी है, सूरज आग उगल रहा है, ठंडा कोका कोला, आइस क्यूब, ये वो दुनिया भर की चीजें लग गई हैं अब गर्मी में, और व्यक्ति ठंडक पाने के लिए ये सब पी रहा है। तो यहां पर दिया है पानी के नाम पर बिकता जहर। जेठ की तपती दोपहरी, मई और जून, बैशाख और ज्येष्ठ, पसीना, उमस, चिपचिपाहट, ठीक है, लोगों को व्याकुल कर दिया, गला प्यास से सूखता है और ऐसा लगता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें। साथ ही साथ वास्तव में रेफ्रिजरेटर कोल्ड वाटर है या पानी में बर्फ डली हुई है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पैसे देकर पानी के नाम पर जहर तो नहीं पी रहे। इन कोल्ड वाटर बेचने वालों के वाटर की जांच स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, परंतु वे तो तब तक नहीं जागते हैं तब तक किसी की जान न चली जाए। साथ ही साथ आशा है इन गर्मियों में स्वास्थ्य विभाग जागेगा और पानी के नाम पर जहर बेचने वाले इन कोल्ड वाटर की रेहड़ियों की जांच करेगा। तो यहां पर ये सभी जो भी प्रश्न उत्तर हैं या जो भी लेख आपके विषय में शामिल किए गए हैं, करिकुलम में शामिल किए गए हैं, वे हम सबको जागरूक करने के लिए है बेटा। ना केवल हमें पढ़कर सिर्फ परीक्षाओं में पास होना है इनसे, बल्कि हमें अपने जीवन में भी लागू करना है। हम समाज का एक अहम हिस्सा होते हैं, जो समाज हम पर निर्भर है और हम समाज पर निर्भर हैं, ठीक है। तो हम सबको एकजुटता के साथ इस तरह के कोई कार्य हो रहे हों जहां पर ना केवल एक व्यक्ति बल्कि समाज को हानि का खतरा है या खतरा है, उस तरह से हमें जागरूक होकर कदम उठाने होंगे। आशा करती हूं आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है और अप्रत्याशित लेखन, अप्रत्याशित विषय के लिए लेखन जो विषय है उसको आप भली भांति जान चुके हैं और अब तैयार हो गए हैं परीक्षाओं के लिए कि हाँ, कोई भी विषय आएगा हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, विचार करके एक रूपरेखा तैयार करेंगे, विचारों की तारतम्यता लगाएंगे, उसमें सुसंबद्धता दिखाएंगे और तब जाकर वो लेख पूर्ण होगा और हमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बिल्कुल अच्छे अंक प्राप्त होंगे, बिल्कुल हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं एक और वीडियो, नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहना, खुश रहना, ऑल द बेस्ट।